Hello everyone, very good morning to you all. वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन एंड स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम मैंने आपको बताए और मैंने बताया किस तरीके से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ओके, और सबसे ज़रूरी बात जो कल हमने डिस्कस करी थी कि अगर ये माध्यम μ1 है और ये माध्यम क्या है μ2, और अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो माध्यम की प्रवृत्ति जो होती है वो सापेक्षिक होती है। क्या होती है? सापेक्षिक। दोनों माध्यम मिल करके अपवर्तनांक सेट करते हैं, दोनों मिल करके अपवर्तनांक सेट करते हैं कि किससे किरण आई और किससे किरण गई। उस अपवर्तनांक के कारण ही अपवर्तन होता है और वो सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है बच्चों। सापेक्षिक अपवर्तनांक बराबर होता है 1μ2। 1μ2 किरण कहाँ से चली? 1 से। किस में चली? 2 में। दैट इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक इक्वल टू दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। बोलो, समझ में आया? हाँ, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो 1μ2 मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर दूसरे माध्यम का बटे पहले माध्यम का। और यहां पे कुछ नहीं है, मतलब ये किसका है? निरपेक्ष है। मतलब ये क्या है? निरपेक्ष। समझ में आया ना? हाँ, ये कहलाएगा निरपेक्ष। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ऊपर का माध्यम है म्यू वाटर और नीचे का माध्यम है म्यू ग्लास, म्यू वाटर टू ग्लास। किरण कहाँ चल रही है? वाटर से लेके ग्लास पे, वाटर से लेके ग्लास पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ v1 बाई v2। v1 बाई v2 मतलब प्रकाश किरण की स्पीड पहले माध्यम में बटे प्रकाश की स्पीड दूसरे माध्यम में, है ना। अपवर्तनांक जो होता है μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो लॉजिक लगा सकते हैं बच्चे लोग। क्या लगा सकते हैं? कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। μ1 ऊपर है तो v1 नीचे है, देख लो भैया, और μ2 ऊपर है तो v2 नीचे है, देख लो, उल्टे आ रहे हैं ना। हाँ या ना? मतलब माध्यम अगर गाढ़ा होगा, माध्यम अगर बढ़ेगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी? घटेगी, है ना। लाइट की स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। समझ में आया? हाँ भैया, तो μ2 अपॉन v1। अब देखो मैं बता रहा तुमको, वो पहला माध्यम वाटर है, दूसरा माध्यम क्या है? ग्लास है। बेटा फोकस करो यहाँ, इधर उधर बात मत करो। देखो तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू कहां से चली और कहां तक चली? दैट इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा? म्यू ग्लास, नीचे क्या आएगा? म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। म्यू ग्लास मतलब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक और म्यू वाटर मतलब पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आप कहोगे कि सर ये निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में लिया जाता है ना? हवा के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? हवा के सापेक्ष में। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे कि किसी भी चीज का सापेक्षिक घनत्व स्टैंडर्ड आप किसके रिस्पेक्ट में लेते हो? पानी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? पानी। आपके घर में मिल्क आया, आपने कहा अरे यार आज का दूध तो बिल्कुल पतला है ना। तो उसने पूछा कैसे? बोले पानी के जैसा है। कैसा है? पानी के जैसा है। समझ गए ना? और कोई सापेक्षिता नहीं होती है। तो ऐसे ही म्यू जी का पूरा नाम होता है ए म्यू जी। म्यू जी का पूरा नाम क्या होता है? ए म्यू जी। मतलब एक्चुअली अगर आप किसी माध्यम का, कोई माध्यम है म्यू एम और ये उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है इसका? तो निरपेक्ष को आप किसके रिस्पेक्ट में तौलते हो? हवा के रिस्पेक्ट में। ए फॉर एयर, ए फॉर, तो चाहे आप म्यू जी लिखो या ए म्यू जी लिखो, बात बराबर है। चाहे आप म्यू डब्ल्यू लिखो या ए म्यू डब्ल्यू लिखो, बात बराबर है। समझ में आया? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हवा के रिस्पेक्ट में तौलते हैं, मानते हैं, और बाकी ये क्या बन गया? सापेक्षिक। क्या बन गया? सापेक्षिक। समझ में आ कि नहीं आया? ठीक है ना?
यस। अब आप मुझसे कहेंगे, मुझसे क्या कहेंगे आप कि सर ए म्यू डब्ल्यू बराबर तो आपकी फॉर्मूले से म्यू माध्यम बटे म्यू एयर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर ने पढ़ाया 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 अपॉन कितना? म्यू 1, हाँ या ना? फिर तो सर इसकी वैल्यू बदल जाएगी। नहीं बदलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है वैल्यू? 1। समझ में आया ना? तो म्यू माध्यम ही आएगा, मतलब इसके अपॉन में कितना आएगा? 1। मतलब हवा के सापेक्ष में जो अपवर्तनांक है वही रहेगा जो है। हवा कभी किसी का अपवर्तनांक बदलेगी नहीं। अगर हवा के सापेक्ष ले रहे हो तो अपवर्तनांक नहीं बदलेगा। मगर आप कह रहे हो वाटर म्यू ग्लास, वाटर म्यू ग्लास, तो भैया ऊपर है म्यू ग्लास और नीचे क्या है? म्यू। अब ये बदल देगा इसको, अब ये बदल देगा। इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? बोलो, सापेक्ष या निरपेक्ष? सापेक्ष। और ये क्या है? क्योंकि निरपेक्ष में क्या होती है? हवा, और सापेक्ष में कुछ भी। सापेक्ष में कुछ भी। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई सापेक्ष की और निरपेक्ष की? बेटा तो ध्यान से, डब्ल्यू म्यू जी बराबर म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, इसी को बोलते हैं म्यू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। क्योंकि म्यू जी का मतलब हवा के रिस्पेक्ट में, म्यू डब्ल्यू का मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। प्योर मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, है ना? हवा यानी एयर या निर्वात, जो भी कहना हो। अच्छा बताओ, वेलोसिटी में क्या आएगा? स्पीड में क्या आएगा? ऊपर वी डब्ल्यू की वी जी। वेरी गुड। क्या आएगा? वी डब्ल्यू। और नीचे क्या आएगा? वी जी। आई बात समझ में कि नहीं आया? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। अब ध्यान से सुनना, मैंने कल पढ़ाया था वी बराबर होता है न्यू लैम्डा। याद आया? वी बराबर न्यू लैम्डा, वी बराबर न्यू लैम्डा, वी बराबर न्यू लैम्डा। और प्रकाश का अपवर्तन हो, परावर्तन हो, कुछ भी प्रोसेस हो, फ्रिक्वेंसी कभी बदलती, मतलब फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रिक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? लैम्डा। v प्रोपोर्शनल टू, बोले तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। आया समझ में ना? v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो बेटा यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया, v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बोलो, आया समझ में? ये बहुत कमाल का फॉर्मूला है ये बेटा, बहुत कमाल का फॉर्मूला है। वेग वाला क्वेश्चन इसी से होगा, तरंग दैर्ध्य वाला क्वेश्चन इसी से होगा, अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन भी इसी से होगा। समझ में आया? v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो यहां पर क्या बनेगा भैया? अब है लैम्डा इन वाटर बटे लैम्डा इन ग्लास, क्योंकि v और लैम्डा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि v समानुपाते लैम्डा। इसको पूरा छाप लो, बहुत टेक्निकल बातें हुई हैं। सारा का सारा सब्जेक्टिव कम है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव लेवल का ज़्यादा है। इसको अच्छे से छापिए। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? समझाइए। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? समझाइए। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? समझाइए। लिखे, यदि कोई प्रकाश किरण, आंसर लिखे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही है, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही है, तो उसके मार्ग को उत्क्रमित करने पर, तो उसके मार्ग को उत्क्रमित करने पर वह जिस मार्ग से आई है, तो उसके मार्ग को उत्क्रमित करने पर वह जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। वह जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। वह जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी।
आइए बच्चों देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आपके पास एक दो मीडियम है, ऊपर आपके सामने दिख रही है एयर है, नीचे क्या है, ग्लास है। तो प्रकाश किरण आपके पास एयर से ग्लास की ओर जाती है, यह है आपतन कोण I और यह है अपवर्तन कोण R। बोलिए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए प्रकाश किरण का नाम कुछ दे दीजिए, प्रकाश किरण का नाम P है, PQ, ओके, और यहां पर इस बिंदु को R ले लीजिए। तो प्रकाश किरण यहां पर PQ आपके पास आ रही है, ओके, और ये जब प्रवेश करती है तो किस तरीके से देखिए अपवर्तन होता है। सबसे पहले आपके पास अपवर्तन हो रहा है एयर से, किसमें, ग्लास में, बोलो हाँ या ना। तो ए म्यू जी दैट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, बोलिए हाँ या ना, साइन I अपॉन साइन R, ओके। ए म्यू जी इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, दैट इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर, होता है ना। सापेक्षिक अपवर्तनांक मैंने आपको पढ़ाया था, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। हालांकि ये निरपेक्ष कहलाएगा क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में, फिर भी लिखने में कोई बुराई नहीं है। म्यू ए का मान कितना हो जाएगा, 1। चलिए ये हो गया। अब आपने इसको नंबर 1 दे देना है, आपने इसको क्या देना है, नंबर 1 दे देना है। अब देखिए आपके पास जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपने इसको पलट दिया, दूसरे पॉइंट में आपने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। पहले में आपने ये आई थी किरण, दूसरे में आपने मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाने में ये बन गया आपका क्या, आपतन, और ये क्या बन गया आपका अपवर्तन। बना कि नहीं बना, ये बनेगा आपतन और ये बनेगा, पक्का, चलो देख लो, ये बन गया आपतन, ये बन गया अपवर्तन। तो भैया जैसे ही आपने पलटा तो प्रकाश किरण जी से ए में जाएगी कि ए से जी में जाएगी, तो ये बन जाएगा जी म्यू ए इक्वल टू साइन कितना R अपॉन कितना साइन I, दैट इज इक्वल टू क्या, जी म्यू ए, म्यू ए अपॉन म्यू जी, हाँ या ना, म्यू ए अपॉन म्यू जी। समीकरण नंबर 2। चलिए 1 और 2 को गुणा कर दीजिए, किसी को भी लेके, 1 और 2 को किसी को भी लेके गुणा कर दीजिए, चाहे इस वाली पार्टी को ले लो चाहे इस वाली पार्टी को ले लो, किसी को भी पार्टी को लेके गुणा कर दीजिए। तो ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई जी म्यू ए म्यू जी मल्टीप्लाई बाई जी म्यू ए इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन कितना, साइन I। इससे ये कैंसिल, मतलब ए म्यू जी बराबर इक्वल टू इंटू जी म्यू ए इक्वल टू कितना, मतलब ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन कितना, जी म्यू ए। समझे, ये कहलाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है ना। या ये कह सकते हो कि जी म्यू ए बराबर 1 अपॉन कितना, ए म्यू जी। इसका क्या लॉजिक बनेगा, इसका क्या फायदा बनेगा। मान लो आपको दिया गया है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक, आपको दिया गया है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में 1.2, कितना दिया गया है, मान लो, होता नहीं है, मान लो ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, मतलब रेस कहां चली, पानी से ग्लास, पानी से, और क्वेश्चन आया आपको कि आप निकालिए, मतलब अभी ये सघन विरल है और ये क्या है, सघन है, ये विरल है और ये सघन है। विरल से सघन का हमेशा 1 से बड़ा आता है, समझते हैं ना भैया। ये विरल से सघन में चली है, तो आपसे बोला गया कि बताइए जी म्यू डब्ल्यू क्या होगा, तो क्या होगा 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी, होगा कि नहीं होगा, बोलो 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी। तो आंसर 1 अपॉन 1.2। समझ में आया कि नहीं आया, यही कहलाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। नोट करिए इसको फटाफट। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसी रास्ते में परिवर्तित कर दिया है। तुम एक बार जो क्वेश्चन पूछ रहे हो फिर से सोचो यार भाई। हाँ हाँ, मैंने अभिलंब में ही डाला ना, उसको सीधे परिवर्तित किया उसी रास्ते में। मिरर मैंने लगाया है ना, मिरर मैंने लगाया है, मैं उसी रास्ते में 90 डिग्री पे मैं भेज रहा हूं। मैंने ये नहीं करा है कि उसको कहीं और भेज रहा हूं, मैं उसी रास्ते में, है ना।
डन, जल्दी नोट करो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए ए म्यू डब्लू मल्टीप्लाई बाई डब्लू म्यू जी मल्टीप्लाई बाई जी म्यू ए इक्वल टू 1। सिद्ध कीजिए ए म्यू डब्लू मल्टीप्लाई बाई डब्लू म्यू जी मल्टीप्लाई बाई जी म्यू ए इक्वल टू 1। तो भैया हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कई माध्यमों से अपवर्तन, हेडिंग डाल लें, कई माध्यमों से अपवर्तन। प्रश्न इस तरीके से आता है, देखिए पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम वाटर है, तीसरा माध्यम ग्लास है और चौथा माध्यम फिर से क्या है, एयर है। आइए अपवर्तन कराते हैं। ये पहला अपवर्तन हुआ एयर से, बताइए सघन से विरल या विरल से सघन? विरल से सघन। किरण अभिलंब की ओर झुक गई, ये है I1 और ये है क्या बेटा, R1 है ना जी, ये है I1 ये है R1। चलिए अब आइए दूसरी चीज, अगर ये R1 है तो ये कितना होगा, R1 है ना जी, और किरण और ज्यादा सघन में आ गई तो और ज्यादा झुक गई, ये कोण कितना हो गया भैया जी, R2। और फाइनली सट्टाक बाहर निकल गई, सघन से विरल। ये R2 है तो ये कितना होगा, R2, हाँ या ना। कौन सा कोण, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण, हाँ या ना। चलो और ये वाला कोण इसको बोलते हैं बेटा निर्गत कोण, E। क्या कहलाता है, निर्गत कोण, E। चलो ठीक है बेटा, तो दो चीजें मैं इसमें प्रूफ कराऊंगा, दो चीजें। आई क्यों होगा भाई, निर्गत है ना, वैसे तो रिफ्रैक्शन होगा। आपतन, अपवर्तन, वैसे तो नाम लेना चाहो तो R5 कर दो, R3 कर दो, क्या कर दो, R3, क्या कर दो, R3। लो भैया R3 कर दो, क्योंकि R1 R2 यूज कर चुका हूं तो मैं क्या इसको यूज कर लूं, R3। और R3 को ही फाइनली बोला जाता है ई फिजिक्स की भाषा में, जब किरण सब कुछ करा करके फाइनली बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं निर्गत रे। कौन सी किरण, निर्गत किरण। बेटा आया समझ में, हाँ चलो फिर आ जाए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया ए म्यू डब्लू, मैंने बताया है कि यहां पर प्रकाश की चाल क्या होगी, VA, और यहां पे क्या होगी, यहां पे क्या होगी, और यहां पे क्या होगी। मैंने आपको पढ़ाया कि ए म्यू डब्लू इक्वल टू म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए, याद आया, म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए, और वेग की भाषा में V एयर अपॉन V क्या, वाटर। तो मैं क्या VA अपॉन VW लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। क्या मैं यहाँ पर V वाटर अपॉन V ग्लास लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बच्चों बोलो। क्या मैं यहाँ पर V ग्लास अपॉन V एयर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। चेक करते हैं, ये बेटा LHS था, ये वाला पार्ट क्या था, LHS, हाँ या ना। चलो VA से VA, VW से VW, VG से VG, बोलो आंसर कितना आया, 1। समझ में आया ना, मतलब आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कटकुटा जाएगा और आंसर फाइनली कितना आएगा, 1 आएगा। एक तो चीज ये प्रूफ हो गई। अब दूसरी चीज क्या प्रूफ करना है, ये वाला, ये तो मैंने बताया, आज ही बताया, आज की क्लास में बताया कि बेटा ए म्यू डब्लू या 1 म्यू 2, आज की क्लास में बताया सुबह सुबह, 1 म्यू 2 सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक अपवर्तनांक किसका, माध्यम 2 का, काय के सापेक्ष में, 1 के सापेक्ष में, बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1 इक्वल टू वेग V1 बटे V2। V1 मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। समझ में आया, हाँ या ना। कल मैंने तुमको बताया था, ये बताओ कि अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। क्या होगा, प्रकाश का वेग कम होगा, मतलब माध्यम का घनत्व तो बढ़ा और प्रकाश की स्पीड कम हुई। तो समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आप कहना चाह रहे हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यही कहना चाह रहे हो कि नहीं कहना चाह रहे हो। अगर प्रकाश का अगर घनत्व माध्यम बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, कम होगा, यही कहना चाह रहे हो कि नहीं कहना चाह रहे हो। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, V, हाँ या ना।
म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो भैया इसको अनुपात में लिखोगे तो μ2 अपॉन μ1 क्या आएगा, v1 अपॉन v2 या v2 अपॉन v1, v1 अपॉन v2। बोलो अब क्लियर है, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। तो ये नोट कर लीजिए, तो ये पहला रिजल्ट हमारे सामने, पहला रिजल्ट ये आ चुका है। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बेटा? चलिए, हाँ बेटा बोलो। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, सीधे लगातार है। अगर बीच में डिस्टेंस होगी मतलब बीच में हवा भरी होगी, नहीं, लगातार कंटिन्यूअस। कैसे है? कंटिन्यूअस, सतत माध्यम एकदम। तो भैया फिर अपवर्तन का स्वरूप बदलेगा, फिर हाँ, तो बिल्कुल हवा लगेगा ना, एयर लगेगी ना, एयर और वैक्यूम एक ही चीज तो है, फिर वहां हवा का अपवर्तनांक लगेगा, समझ गए ना। फिर एयर आ जाएगी, मतलब ये प्रोसेस हुई, फिर ये हुई, फिर वापस वहीं पहुंच जाएगी। हाँ थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं। इसीलिए प्रकाश का, निर्वात का और इसका हवा का दोनों का अपवर्तनांक एक माना गया। कितना माना गया है? एक। मगर देखा जाए तो प्रकाश हवा का है 1.00018, 1.0008, और जो हवा का है, हवा का 1.0008 है और निर्वात का 1 है। तो लगा दो भाई नीचे ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब लगा दो, पूरा पलट के वापस चली जाएगी, जिसमें आई है वैसे वापस चली। तो फिर नहीं, तो फिर अलग है, फिर तो इधर कहीं पलट देगा और फिर वही रूल लगेंगे, इधर कहीं पलट देगा और फिर वही रूल लगेंगे, तो दूसरी दिशा में अपवर्तन हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी नोट कर लिया, आगे चलूं। बनेगा, आप लगा दीजिए, वही प्रोसेस हो जाएगी बिल्कुल, वो किरण उसी रास्ते से लौटेगी बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एरो लगा दो उल्टे बस, और कुछ नहीं। देखिए इधर, हाँ अब देखिए इसमें एक चीज और है। अब यदि आप इसी चीज को देखें, अगर इसमें स्नेल लॉ लगाएं, क्या लगाएं? स्नेल लॉ, वही साइन आई अपॉन साइन आर। तो पहले वाले में ए म्यू डब्ल्यू आपने सिद्ध तो कर लिया ना, क्या सिद्ध कर लिया आपने? हम सिद्ध कर चुके हैं ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू कितना, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इसमें स्नेल लॉ लगाइए, इक्वल टू कितना हो गया भाई? साइन आर वन अपॉन, नहीं उल्टा बोल गया, साइन आई अपॉन साइन आर वन इंटू, भैया इसमें क्या होगा बोलो? आर वन अपॉन साइन आर टू इंटू R3 कह लो या E कह लो, E कह लो, क्योंकि उसका नाम है इमरजेंट एंगल, निर्गत कोण, निर्गत कोण बराबर कितना बोलो? 1 के, हाँ या ना। I से R1 से R1, R2 से R2, साइन I अपॉन साइन E इक्वल टू कितना, मतलब साइन I बराबर कितना? साइन E, साइन से साइन, I बराबर कितना, मतलब जो आपतन कोण होगा वही क्या होगा? निर्गत कोण, मतलब किरणें जिस कोण से आएंगी उसी कोण से बाहर निकलेंगी, हाँ या ना। तो बताओ कि ये किरण और ये किरण आपस में इंसिडेंट रे कैसी होंगी? समांतर। कैसी होंगी? समांतर। तो यदि प्रूफ करने को आए कि सिद्ध करिए कि आपतित किरण व निर्गत किरण क्या होती हैं? समांतर, तो आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा यहां से, इधर से ना। हाँ ठीक है बेटा, देखो पहला यहां पे आपतन क्या है? I1, अपवर्तन क्या है? R1, तो साइन I1 अपॉन साइन R1, दिखा कि नहीं दिखा? दूसरा वाला देखो बेटा, आपतन क्या है? R1, अपवर्तन क्या है? R2, साइन R1 अपॉन साइन R2, दिखा ना? तीसरा देखो, आपतन क्या है? R3, R2, अपवर्तन क्या है? R3 कह लो या E कह लो, क्या कह लो? E कह लो, तो मैंने R3 बाई E लिख लिया है ना। तो बेटा देखो यहां से R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2, क्या क्या बच गया? साइन I अपॉन इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन I बराबर साइन E, साइन से साइन, I बराबर कितना?
ई, मतलब आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, मतलब दोनों रेखाएं, आपतित और निर्गत रेखाएं, किरणें आपस में क्या होंगी, समांतर। लिखो अतः, हमेशा क्या, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पहले ये प्रूफ हो गया ना, इससे तो क्वेश्चन है ये, इसका एक अलग से क्वेश्चन बन गया। हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नियम बन ही चुका है नियम, इसमें कोई मतलब नया है ही नहीं है, कुछ नियम है ये। अतः आपतित व निर्गत किरणें समांतर होंगी। और आप देखिए एक चीज और है यहाँ पर आपके सामने जो किरण है, किरण को ऐसे जाना था ओरिजिनली, बोलो हाँ या ना, बट जा कैसे रही है, ऐसे, मतलब थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, पीछे हो गई ना। इस शिफ्ट को बोलते हैं बेटा पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन। हाँ पार्श्व मतलब, हाँ इसको समांतर विस्थापन भी बोल सकते हो। पार्श्व विस्थापन मतलब पीछे की तरफ विस्थापन, किरण को जाना ऐसे था ओरिजिनली, हाँ या ना, अगर कुछ ना होता तो ये ऐसे निकलती, मगर ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन। समझ में आया। यही कारण है कि आपको जो चीज़ें, पानी में सिक्के वगैरह डाल देते हो, सिक्का उठा दिखाई देता है, पानी में हाथ डालते हो तो हाथ बड़ा दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है, हाँ या ना। बॉटल के नीचे किसी अक्षर को रख करके देखते हो तो वो अक्षर उभरा हुआ दिखाई देता है, हाँ या ना। घर में पेपर वेट हो, ग्लास स्लैब हो, उसके नीचे कुछ रख करके देखोगे वो आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, इसी कारण से, जिसका नाम है पार्श्व विस्थापन। बोलो डन। चलिए धन्यवाद।